Jai Hind friends, this is MG7 assignment and I'm here to help you. The first question is question number 1, and in this question we have to answer all the questions, and there are 5 topics on which we have to write short notes, and the number 1, number A is write a short note on Hind Swaraj. So the answer is here. मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. आई होप कि ये आंसर आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आंसर्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो. और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी असाइनमेंट आप लिखते हैं तो आप उसको पढ़ा भी करो, और फिर आपको जैसा सही लगे, जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे, या अगर आंसर आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो उसको थोड़ा उसमें से थोड़ा सा डिडक्ट कर दीजिए कुछ पॉइंट्स और आप लिखिए. एंड लिखना भी आपको अच्छी हैंड राइटिंग में है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले. सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए हिंद स्वराज फिनिश होने वाला है. हिंद स्वराज जो है वो एक बुक जो है वो गांधी ने लिखा हुआ है, और गांधी ने शायद इसके ऊपर अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो बताए हैं. स्वराज मतलब खुद का राज, इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए. वो लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं उसे लेकर ही रहूँगा. तो हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने लिखा है, और ये गांधी जी जब वापस आ रहे थे साउथ अफ्रीका से तब इन्होंने लिखा है. तो उनके जो भी व्यूज़ हैं, उनकी जो भी थिंकिंग है, वो सब इन्होंने इस बुक में पब्लिश किया है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, द रोल ऑफ वुमेन इन कांथापुरा. तो मैं आपको बता दूं कि जो कांथापुरा है वो एक नावल है जिसे राजा राव ने लिखा है. और राजा राव की जो ये नावल कांथापुरा है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, और इसमें भी गांधीयन मूवमेंट को इंक्लूड किया है राजा राव ने. और इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है केंचम्मा. जैसा कि आप देख सकते हैं, मिथिकल स्टोरी ऑफ केंचम्मा. और उसमें और एक कैरेक्टर है जिसका नाम अचक्का है. So the narrator tells that the deity has always helped the people of Kanthapura whenever they face the problem. Thus the deity, who is female, is a symbol of power and might. तो वहाँ पे फीमेल की जो भी इम्पोर्टेंस है शॉर्ट नोट में मैंने बता दी है. और नंबर सी आती है द हरि कथा एलिमेंट. तो आंसर चलिए देखते हैं. हमारा आंसर
हरी कथा एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ आंसर में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं अबाउट हरी कथा एलिमेंट्स वो मैंने दे दिए हैं। बट एक बात है कि मतलब हरी कथा जनरली हम जो इंडिया में बोलते हैं तो वो एक रिलीजियस स्टोरी जो हो जाती है, हिंदू रिलीजन की स्टोरी, उसको समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हरी कथा मीन्स द स्टोरी अबाउट लॉर्ड विष्णु। तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे लिटरेचर के हिसाब से वो मैंने आंसर में डाले हैं। ये जितने भी आंसर हैं वो सिलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया है। मैंने खुद पढ़ा है और जो मुझे सही लगा मैंने वो इसमें डाल रखा है। मेरे पास बुक भी है बट नीरज पब्लिकेशन की बुक है जो कि मुझे इतनी परफेक्ट नहीं लगती है इग्नोर के असाइनमेंट लिखने के लिए। अगेंस्ट ऑफ दैट बुक, वो भी अच्छा है बट असाइनमेंट लिखने के लिए जिस तरह से होना चाहिए वो मुझे सही नहीं लगा। इसीलिए मैंने कुछ इंटरनेट से भी देखा है, कुछ बुक से भी लिया है और कुछ इग्नू की बुक से भी पॉइंट्स लिए हैं और मैंने इसमें असाइनमेंट में डाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकती हूँ एंड किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, क्योंकि आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए बाय शेयरिंग माय वीडियोस। तो आपको जो ये असाइनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, आप लोगों को एज इट इज़ नहीं लिखना है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आप डिडक्ट कर दीजिए, एडिट कर दीजिए, और अगर आप एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो इट्स योर विश, बट लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ये आंसर्स एक बार पढ़िए, उसको समझिए, बिकॉज दीज आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर टर्मिनल एग्ज़ाम। एंड आई रियली विश दैट मैंने जितनी डिफ़िकल्टीज फेस की अपना एमए इंग्लिश कंप्लीट करने में, आप लोग ना करें और आप लोगों का असाइनमेंट अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर डी, एंड द क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। लेट्स सी द आंसर। Friends, the title of Midnight Children comes from the hour of India's independence, August 1894, in Rusty's book. All the children born at the same time become the children of the period fathered, you understand, by history. And the children represent the highest of talent of which man have ever dreamed. तो ये जो रश्ती की स्टोरी है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, ये सलमान रश्दी एक राइटर हैं, उनकी स्टोरी है। और इस स्टोरी में सलमान रश्दी ने कुछ सुपर नेचुरल पावर वाले बच्चे होते हैं। 1947 अगस्त 15 में उनका जन्म होता है, और अगस्त 15 1947 के मिडनाइट में, यानी रात के 12 बजे जितने भी बच्चे जन्म होते हैं
उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर टाइप का कुछ होता है उनके अंदर। तो उन बच्चों की कहानी इसमें सलमान रुश्दी ने बताई है, और उन बच्चों में से कई बच्चे मर जाते हैं, और उन बच्चों में से एक होता है सलीम, जो कि इस नॉवल का कैरेक्टर है। तो सलीम भी इसमें है, एंड उसके अंदर भी पावर होती हैं, कुछ डिफरेंट पावर होती हैं, कुछ अलग ही एक्स्ट्रा सिक्स सेंस टाइप का कुछ होता है। तो ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, राव कांथापुरा was the Sthala Purana or place legend for excellent his true idol and Mahatma Gandhi's contest to rise with Narayan Reta. तो यहाँ पे उन्होंने रुश्दी जो है, सलमान रुश्दी, उनके इंटरव्यू का भी एक पार्ट दे दिया है। गांधी अपीयर्स इन मिड्स नाइट चिल्ड्रन एज वेल। तो कांथापुरा में जिस तरह से गांधी की अपीयरेंस का, गांधीयन मूवमेंट की बात की गई है, मिड नाइट चिल्ड्रन में भी मतलब गांधी जी के बारे में कहा गया है, उनके प्रिंसिपल के बारे में, उनके जो भी रूल्स थे उसके बारे में कहा गया है। देयर आर अ टोटल ऑफ 1001 youngsters that were awake at midnight, and these statistics may be perplexing and some may, तो मिडनाइट चिल्ड्रन मैंने जो बोला था कि सुपर नेचुरल एंड एक्स्ट्रा पावर लेकर के जो बच्चे जन्म होते हैं, तो total number of that children were 1001, which is a round number. 1000 is a round number, but 1001 born होते हैं. So there are possibly 12 or 1300 infants born per hour. So why did Rushdie choose 1001? Don't know. Now let's see. Number E is Rupa's role in Tara of Mahesh Dattani. So let's see the answer. तो आप लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्ले लिखा है जिसका नाम है तारा। और इस तारा में उन्होंने दो जुड़वा भाई बहन जो कि बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इस तरह के ट्विंस की बात की है। और इसमें किस तरह से मतलब लड़की होती है तारा, इसी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसका उतना ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी जगह जब दोनों को अलग करने की बात होती है तो एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने बेटे को चूज करते हैं। Now let's see number 2. Discuss Raja Rao's novel Kanthapura as a novel written in the Gandhian. So let's see the answer. तो आंसर में मतलब कांथापुरा को गांधीयन नॉवल के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, तो कांथापुरा जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है। और कांथापुरा में राजा राव ने गांधीयन मूवमेंट को डिस्प्ले किया है, गांधीयन फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी कि जो इम्पैक्ट है एजुकेशन के, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, सोशल लाइफ सबको बताया गया है। कांथापुरा portrays the influence of Gandhi, who started the freedom movement in India in the 1920s in order to free the country from the British control rule. M.K. Nayak मतलब correct in his statement that the book is primarily political in nature and does not reflect the author's typical philosophical preoccupations.
save in a broad sense. The author delves into Gandhi's ideals of loving one's adversaries, non-violence, and the eradication of। तो राजा राव की जो फेथ है गांधी की फिलोसफी में, तो वो सारा उन्होंने कांतापुरा में शो किया है। और उन्होंने Rao makes a great comparison between Ram and Ravana, with Ram standing in for Mahatma Gandhi and Ravana standing the Britishers। तो इस कांतापुरा जो नॉवल है, इसमें राम और रावण को गांधी जी और ब्रिटिश के द्वारा राजा राव ने शो किया है। और राम को गांधी जी के से तुलना किया है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको रावण से तुलना किया है। तो यहाँ पे वायलेंस जो भी होता है उस वक्त, वो सबको पोर्ट्रे किया है राजा राव ने। देन यहाँ पे कई कैरेक्टर हैं, जैसे मूर्ति है, रंगागौड़ा है, बड़े खान है, कैंचम्मा जो मैंने पहले ही बता रखा है, फीमेल कैरेक्टर है। तो ढेर सारे कैरेक्टर्स भी हैं। तो इन सब के बारे में बोला है राजा राम ने। और गांधी's non-violence credo serves as an incredible model for the whole globe. Jaya Ramachar goes to add that because truth is God, people should tell the truth. It has the same tone as the Bhagavad Gita, which emphasizes honesty as an important aspect of human conduct। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि राजा राम ने कांतापुरा में किस तरह से राम, रावण, देन गांधी जी, देन हमारी संस्कृति जो है, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सबको शो किया है। एंड उन्होंने इंडियन कल्चर को शो करने की पूरी कोशिश की है। एंड गांधीज मूवमेंट एस्पायर्ड नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट फॉर आवर सोशल इंडिपेंडेंस टू। एंड एवरीवन रीच एंड टूवर्ड टू लिव this dignified existence free of all form of exploitation के। जैसे सभी जानते हैं कि गांधी जी का सपना ये नहीं था कि बस अंग्रेज भाग जाए यहाँ से। गांधी जी का सपना था एक ऐसा भारत हो जहाँ पे कोई नीच ना हो, कोई छुआ-छूत ना हो, कोई किसी का शोषण ना करे, कोई भी अनपढ़ ना रहे, सब खुशी से रहें। तो इस तरह की जो भावना थी गांधी जी की, ये कांतापुरा में राजा राम ने शो करने की कोशिश की है, पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। एंड राजा राव's first book कांतापुरा depicts Gandhi's non-violence philosophy and the eradication of untouchability, the spiritualization of liberation struggle within the confines of Indian culture tradition, all point to Gandhian ideology having a huge influence in कांतापुरा। तो कांतापुरा में गांधी जी के बारे में किस तरह से राजा राव ने लिखा है वो हमने देख लिया। Now let's see question number 3 as what are the major issue in the poetry of Shri Aurobindo, and answer is here। तो सच बोलूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इसका आंसर ढूंढने में, क्योंकि इंटरनेट में भी मैंने सर्च किया, कहीं कुछ खास नहीं मिला। एट लास्ट मुझे नीरज बुक जो है पब्लिकेशन की मेरे पास, उसी से हेल्प लेनी पड़ी। उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाला हुआ है, जिसमें इश्यूज़ इन श्री अरविंदोज पोएट्री है। आई नो इट इज़ करेक्ट, ठीक है ये, बट मुझे लगता है कि इससे भी बेटर आंसर बन सकता था। बट आप ये लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ये जो नेक्स्ट वाला है, ये थोड़ा सा विजिबल क्लियरली नहीं है, बट आप इसको जूम करके अच्छे से देखना, दिख जाएगा। मैं According to the poet, both of these ideas have been regarded as anti-money ever since
तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही पा रही हूँ। देन ये जो भी द गोल्डन लाइट है, देन द ब्राइड ऑफ फायर है, देन पहले के पेज में जो ट्री था, ये सब अरविंदो के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं, ऐसा भी पोइट्रीज़ हैं। एंड ये पोइट्रीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, इसको पढ़ना भी चाहिए। मुझे तो द गोल्डन लाइट एंड द ब्राइड ऑफ फायर बहुत पसंद है। इसमें अरविंदो ने योगा वगैरह को भी शो किया है एंड एक योगी की लाइफ कैसी होती है, इन सारी पोएम में इन्होंने शो किया है। इनकी पोएम थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके पोएम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो आई एडवाइज यू टू रीड दिस एंड it will really going to help you a lot. Now let's see the next question, question number 4, and it is discuss the personalities of Bim and Tara as depicted in the clear light of the day. So answer is here, and in clear light of the day, the female character despite all of the constraints try to find their individuality. They seem to embrace the dominant class's language and culture. For example, the purpose of this article is to demonstrate how female protagonists such as colonial people struggle to establish their presence in the society. So यहाँ पे क्लियर लाइट ऑफ द डे में एक मिडिल क्लास फैमिली की बात होती है। ये नॉवल है अनीता देसाई की लिखी हुई, क्लियर लाइट ऑफ द डे। और अनीता देसाई भी जानी मानी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जानी मानी राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे में इन्होंने स्टोरी जो नरेट की है वो प्रेजेंट एंड पास्ट में फ्लैशबैक होते रहती है, बीच में प्रेजेंट आ जाता है, देन पास्ट आ जाता है, देन प्लॉट वाइज अच्छी तरह से नरेट किया इन्होंने। और इन्होंने बताया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन ये स्टोरी सिबलिंग्स के बीच की है, भाई बहनों के बीच की है। जब वो छोटे होते हैं तो किस तरह से रहते हैं, देन जब वो टीनेज में जाते हैं तो उनके बीच का रिलेशन कैसा बनता है। देन आफ्टर मैरिज सब अपनी अपनी जगह में हो जाते हैं, कौन अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कौन किसके लिए क्या फीलिंग डेवलप करता है। मतलब जो रियल में होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो भाई बहन कितने मिल के रहते हैं, खुश खुशी रहते हैं। देन तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना फ्रेंड सर्कल ज़्यादा पसंद आ जाता है हमको। देन जब शादी वगैरह हो जाती है तो सब अपने अपनी फैमिली में मग्न हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे भी। लेकिन एक कैरेक्टर जो है वो अपने भाई की वजह से शादी नहीं करती है, और जो भाई थोड़ा अबनॉर्मल है, मतलब मेंटली वीक है, उसकी केयर करने के लिए रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये स्टोरी एक फैमिली वाली स्टोरी है जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को भी शो किया गया है एंड 3 फैमिलीज़ को शो किया गया है। उनके पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करके से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि एक मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं तो उनके कई कैरेक्टर हैं। देन दिल्ली में ही रहते हैं। बाकी तो आप जब इस नावल को पढ़ेंगे या फिर जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप जब ये आंसर पढ़ेंगे तो आपके मन में भी इच्छा होगी कि आप एक ना एक बार इसकी समझ जानें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी द क्लियर लाइट ऑफ द डे से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो यू मस्ट रीड दिस एंड आई रियली विश कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग
मेरे सब्सक्राइबर्स बनेंगे ये वीडियो को देख के। जो भी मेरा वीडियो शेयर करेगा उन सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और आप लोगों ने जो सोच करके जो कुछ करना, कुछ अच्छा करने की सोचे होंगे, तभी आपने एमएजी इग्नू में लिया है एडमिशन। क्योंकि एमएजी इग्नू में एडमिशन ले लेना मतलब वो देखते ही थोड़ा सा टेंशन तो आ ही जाता है। मेरा तो आया था। तो फिर काम नेचर से आप कैसे टैकल करते हो अपने उस फीलिंग को और कैसे अपना गोल अचीव करते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू कि मतलब आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं और इन फ्यूचर अपना गोल अचीव कर लें। नाउ आंसर तो चल रहा है। एक बात बोलना चाहूँगी कि असाइनमेंट जब आप लिखते हैं तो यू मस्ट राइट विद अ गुड हैंड राइटिंग। क्योंकि अगर आप हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करते हैं असाइनमेंट में तो ये बहुत बुरी बात हो जाती है। क्योंकि असाइनमेंट जो है आपको घर में लिखना होता है, और अगर आप घर में लिख रहे हो तो एग्ज़ामिनर आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है कि आपके एग्ज़ाम से बेटर आपके असाइनमेंट में आपके आंसर्स हों और हैंड राइटिंग ऑल्सो उसमें ज़्यादा बेहतर हो। वन मोर पॉइंट, आपके टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लिख रहे हो असाइनमेंट, अगर आप लिख रहे हो तो असाइनमेंट में कम से कम 20 मार्क्स के लिए आपको 6 to 8 पेजेस तो लिखने ही हैं। और अगर आप टर्म एंड एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो वहाँ पे भी 20 पेजेस के लिए 20 मार्क्स के लिए आपको 6 to 8 पेजेस लिखने हैं। बट स्टिल कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मतलब हैंड राइटिंग स्पीड नहीं होती है। मेरी खुद की भी नहीं थी, बट आई इम्प्रूव्ड अ लॉट ड्यूरिंग एमईजी एग्ज़ाम। सो अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो आपको इम्प्रूव करना है और एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि 20 मार्क्स के लिए आपको 5 पेजेस, एटलीस्ट 6 पेजेस तो आपको लिखने ही चाहिए। अगर 6 भी नहीं होता है तो कम से कम 5 पेजेस तो आपको लिखने ही चाहिए। और एग्ज़ाम में, इग्नू के एग्ज़ाम में तो आपको लैंडस्केप साइज़ के पेपर्स मिलते हैं, तो उसको अगर आप 5 पेजेस भर लेते हो तो 20 मार्क्स के लिए ठीक है। बट आपको लिखते वक्त देखना है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। कितने लोग होते हैं तो बिग बिग हैंड राइटिंग लिख देते हैं जिससे पेपर ज़्यादा बड़े। नो, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, अच्छी हैंड राइटिंग से लिखिएगा। एंड सेम फॉर द असाइनमेंट भी आप पॉइंट वाइज लिखिएगा और अच्छी हैंड राइटिंग से लिखिएगा। आई होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। नाउ लेट्स सी 5 डिस्कस अमिताभ घोष एज अ राइटर ऑफ ट्रैवलॉग। सो आंसर देख लेते हैं। अब आंसर है अमिताभ घोष एज अ राइटर ऑफ ट्रैवलॉग। तो अमिताभ घोष जो हैं ये ट्रैवलॉग राइटर के हिसाब से किस तरह से फेमस हुए हैं और इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं ये हम इसमें शो करेंगे। एंड ट्रैवलॉग मतलब जैसे कि फ्रेंड्स हम कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, तो इसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं। एंड ट्रैवलॉग्स जो अमिताभ घोष ने लिखा है तो क्लाइमेट चेंज इज द greatest crisis that human beings as a species have ever faced, says Ghosh. Yet it is largely absent from the arts. Amitabh Ghosh is a writer of travelers. I think this raises many serious questions. The great derangement was it attempt to answer this question. तो हम घूमते हैं तो उसका मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह जहाँ जहाँ घूमे हैं तो क्लाइमेट चेंज वगैरह तो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, लोगों की भाषा के बारे में बताते हैं। ओडिशा गोपीनाथ महान PN महाराष्ट्र विश्व पाठक
should not know that there is a big difference between nature and climate change। तो कुल मिला के यही है, ट्रैवलॉग में उन्होंने जहाँ जहाँ घूमा है वहाँ के हिस्ट्री, वहाँ की जोग्राफी सबके बारे में लिखना है। देन इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स जो हैं, अमिताभ घोष जो हैं वो बंगाली थे, एंड उन्होंने जो भी लिखा है, तो अमिताभ घोष एज अ राइटर ऑफ ट्रैवलर, हिज जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड कंबाइंड विथ हिज मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी। तो यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कि मतलब वो किस तरह के थे, उन्होंने क्या क्या किया था, तो उन्होंने ट्रैवलर लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन चला जाता है। मतलब पूरे दिन से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए और मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको असाइनमेंट की ज़रूरत होगी, जो असाइनमेंट खरीदते होंगे, सो लेट देम विजिट माय चैनल, लेट देम गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर कि इस तरह के आंसर्स आपको ख़रीदे हुए असाइनमेंट में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ख़रीदे हुए असाइनमेंट में कोई भी गाइड बुक से कॉपी पेस्ट कर देते हैं या फिर पता नहीं कहाँ से लेकर आते, लेकिन इतने परफेक्ट आंसर नहीं रहते हैं। मैंने खुद रीड किए हैं, मैं चाहती तो उसी को क्लिक करके इसमें डाल देती, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे वो आंसर उतने परफेक्ट नहीं लगते। मुझे जो आंसर अच्छे लगते, जो लगता है कि मार्क्स लेने लायक, मैं उन्हीं को डालती हूँ। तो प्लीज़, मैं जब इतना कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, और प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो कि क्या चाहिए आप लोगों को। थैंक यू।